किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। नमस्कार दोस्तों, कुछ किस्से कुछ कहानियों में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो है हिमांशु जोशी की लिखी हुई आदमी जमाने का। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पूरे 30 वर्ष की सरकारी नौकरी के बाद सरकारी तौर पर बेकार घोषित होकर, यानी कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होकर बाल बच्चों की छोटी बटालियन के साथ गांव लौटा तो घुग्गू बाबू के दर्शन सबसे पहले हुए। उन्होंने पहले ही पत्र भेजकर सूचित कर दिया था। चूंकि मैं उनका पुराना जिगरी दोस्त हूं, परदेश से घर लौट रहा हूं और उनकी देश सेवा के बुरे भले हर काम में हर तरह का तहे दिल से साथ देने का वादा कर चुका हूं, अतः वे मेरे स्वागत में खड़े रहेंगे। यही हुआ भी। प्रारंभिक पाठशाला के 8-10 अबोध बच्चों को लिए लाठी में कोई फटा पुराना झंडा लटकाए बस के अड्डे पर बैठे थे। छोटे मोटे हाथ हवा में उछालते हुए, फटे बांस की तरह गला फाड़ते हुए मिश्रा जी जिंदाबाद का गगन भेदी नारा लगाते हुए उन्हें देखा तो हैरान रह गया। हृदय गदगद हो उठा, पलकें गीली हो आईं। कसकर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरे दोनों घुटनों को अपने सीने से कसकर जकड़े थे, जैसे बच्चा मचल रहा हो। संभवतः इससे ऊपर वे पहुंच भी नहीं सकते थे। मैं कोई राजनेता नहीं, विशाल शास्त्रवेत्ता नहीं, वनस्पति विज्ञान का एक साधारण सा गरीब अध्यापक। फिर घुग्गू बाबू की ये दरियादिली नहीं तो और क्या थी। लंबे सफर की लंबी थकान के कारण लंबा लेटा था। कुछ बहुत जरूरी कामों में मन उलझा था। तभी गांव गिराम के 8-10 भले आदमी उन्हें घेर कर आ खड़े हुए। मन मार कर उठना पड़ा। श्रीमती जी से चाय बनाने को कहा। गरम चाय से जली जीभ की नोक खिसिया कर इधर उधर सरकाते हुए सभी सज्जनों की अब तक भिंची तालू से चिपकी जुबान अब ऑटोमेटिक चरखी की तरह चलने लगी। घुग्गू बाबू के प्रसाद से इलाका चमक उठा। मिश्रा जी, गधेरे का पानी रुकवा कर सरमदान से सागर बना डाला पूरा 50 हाथ लंबा, यही कोई 42 हाथ चौड़ा तालाब। समंदर है समंदर, भैंस भी डूब जाती है। उद्यमी बच्चों को उधर जाने की मनाही है। वैसे औरत जात भी उधर जाने से डरती है, घुटने घुटने तक जाकर ही लौट आती है। कन्या रतन पाठशाला भी इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की। एक ने उंगली खड़ी करके कहा, नहीं तो सरकार भला कहाँ पूछे। अफसर हाकम से लड़ झगड़ कर रातों रात इमारत खड़ी कर दी, पर मुई दीवार बरसात से पहले ही लौट गई। भगवान का शुक्र समझो, अगर जो कहीं भरपूर बरसात में गिरती तो राम जाने क्या होता। गांव में एक भी बच्चा बीज के लिए नहीं बचता। केवल हरे राम की ही एक अलसिन गधी लड़की को चोट आई, केवल टांग टूटी। उसे लोग उसी समय अस्पताल ले गए। घुग्गू बाबू वहां तो जा न पाए, लेकिन अभागन अपने खोटे कर्म के कारण जब बची नहीं, मर गई, तो अपने कंधे पर उठाकर सबसे आगे लगकर इन्होंने ही मशान तक उसे पहुंचाया। अपने हाथों आग दी, अपनी कोख की कन्या की तरह जलाया। जो कोई गांव में बीमार होता है, वैद्य के साथ साथ ब्राह्मण भी बुला लेते हैं घुग्गू बाबू। 3.5 हाथ कपड़ा हर घड़ी घर पर धरा रहता है, कौन जाने कब जरूरत आ टपके। आखिर दाने सयाने हैं ना। अखबार वाले कहते हैं कि सरमदान से 3.25 मील लंबी सड़क देश में पहले पहल इन्होंने ही बनवाई थी। मिश्रा जी, आप तो 2 आंख वाले हैं, देखते होंगे। कहते हैं उससे खुश होकर सरकार दरबार ने इलाके की भलाई के लिए हजारों रुपए की मदद दी। उससे घुग्गू बाबू ने यूं लंबा चौड़ा बगीचा, 9 पानी की डिग्गियां, पत्थर की छत से 6 चारों ओर बंद पक्की बावड़ियां और एक गांधी पंचायत घर का निर्माण किया। घुग्गू बाबू के बारे में जब तब कुछ सुनता रहता था, लेकिन रचनात्मक कार्य में विनोबा जी की तरह इतनी गहरी पैठ होगी, इसका अनुमान न था। पाठशाला की इमारत गिर गई, इसमें उन बेचारों का क्या दोष। साधनों की कमी होगी। बड़े बड़े हाथी छाप बांध बनाने की उनकी क्या वो, इतना भी किया तो कम है।
ढोर डंगरों को तो पानी मिल ही जाता होगा। बगीचा, पंचायत घर, मन ही मन एक गरीब अध्यापक ने घुग्गू बाबू जैसे परोपकारी पुरुष को प्रणाम किया। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों की कागजी घुड़दौड़ की तरह बातों का सिलसिला भी बढ़ता रहा। सबके कहने का तात्पर्य यही था कि चूंकि अब मैं बाहर की विघ्न बाधाओं से बचकर परमेश्वर और रेल की कृपा से सकुशल सुरक्षित घर लौटा हूं, इसलिए मुझे उनके काम में सहयोग देकर यश का भागी बनना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका बचपन का मित्र हूं और अब पड़ोसी हूं। बातों के इसी क्रम में आगे मालूम हुआ कि कल जो इलाके के महामान्य डिप्टी कमिश्नर श्री जमील साहब दौरे पर पधारने वाले हैं, उन्होंने कार्यक्रम में बगीचा, पंचायत घर आदि का निरीक्षण भी रखा है। जमील साहब चूंकि मेरे पुराने सहपाठी हैं, अभी तक वे मुझे भूले नहीं हैं, अतः वे हर घड़ी मुझे अपने साथ रखेंगे। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि घुग्गू बाबू की सहायता कर गांव की तरक्की की दो बातें उनके कानों तक भी पहुंचाऊं। मुझे क्या आपत्ति। वे चले गए तो मैं श्रीमती जी से बोला कि उनके सामने बैठे इस ठूंठ किताबी कीड़े से तो घुग्गू बाबू हजार भले हैं। इलाका रोशन कर दिया, अपना नाम रोशन कर दिया। क्या है, अपना पेट तो हर कोई भरता है। सांझ के समय हम इन्हीं बातों में तल्लीन थे कि देखा घुग्गू बाबू घबराए हुए बेतहाशा भागे आ रहे हैं, दुम कटे खरगोश की तरह, जमीन पर घिसटता हुआ पाजामा लेकर, लंबे कानों पर लटकी टोपी संभाल कर। मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आया हूं, अपनी पुरानी आदत के अनुसार नाक से बोलते हुए उन्होंने कहा। यों ही 4-6 बार 2 अंगुलियों के बीच नाक की नोक झटके से दबाकर बार बार साफ की सी कर फिर मेरा मुंह ताकते रहे। लपक कर मैं स्वागत के लिए आगे बढ़ा तो नहीं, हम गोबर के कीड़ों के लिए इतनी सी जगह बहुत है मिश्रा जी। नाक पर अकारण 2-3 बार हाथ फेरा और पालथी मारकर फर्श पर ही गड़े खूंटे की तरह जम गए। मेरे करोड़ मना करने पर भी माने नहीं। उन्होंने मुझे सूचित किया कि चूंकि मैं उनका गहरा दोस्त हूं, वे मुझे अपना समझते हैं, इसी कारण मुझसे कुछ निजू बातें करना चाहते हैं, अतः बच्चों को बाहर भेज दिया जाए। किसी तरह नटखट बच्चों को बाहर धकेला तो उन्होंने इधर उधर देखा, श्रीमती जी की ओर तिरछे अंगूठे से इशारा किया, वे भी बाहर चली गईं। फिर दरवाजे बंद करने का आदेश हुआ, वो भी पूरा किया। अंत में बोले, कुंडा मजबूती से चढ़ा दिया जाए और लालटेन बुझा दी जाए, क्योंकि उनके स्वर्गीय दादाजी कहा करते थे कि दीवार के भी कान होते हैं और कमबख्त दरवाजे भी देखा करते हैं। वो भी यंत्र की तरह हुआ तो हुक्म हुआ कि अब मैं बैठ जाऊं। कुर्सी पर मैं बैठ गया। उन्होंने अंधेरे में मेरे पांव टटोले, जिन्हें मैंने पीछे हटा लिया। पास ही कुर्सी के नीचे पांवों के पास मेरे बरसाती लंबे गर्म बूट पड़े थे। वे आपे से बाहर थे। उन्हीं पर माथा टिकाए अधीर होकर फूट पड़े। बोले, मैं उनका एकमात्र मित्र हूं। वे गले गले तक डूब गए हैं। मेरा परम धर्म है कि मैं उन्हें तिनके का सहारा दूं। सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में बिना मुट्ठी भर चावल लिए रीते हाथ आया है, आज प्राणों की भीख मांग रहा है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। 1000 बार मेरे पूछने पर भी वे कुछ बतलाने को राजी न थे, केवल बरबस आंसू ढुलकाए जा रहे थे। मैं उठकर उन्हें फर्श पर से उठाने लगा कि उन्होंने कसकर मेरे दोनों पांव जमूरे की तरह पकड़ लिए। रुंधे कंठ से बोले कि मैं वचन दूं कि मैं उनकी बात मानूंगा और किसी से कुछ कहूंगा नहीं। गोपनीयता के लिए मुझसे मेरे दूध मुँहे बच्चे की, रुग्णा धर्म पत्नी की, दिवंगत पूज्य पिताजी की और मेरे इष्ट मित्रों की, जिनसे उनका कोई लेन देन न था, बार बार कस्में दिलाकर उन्होंने कहना प्रारंभ किया। जमील साहब आपके दोस्त हैं ना? जी हां। तो कल वे हमारे ग्राम सभा के सहकारी बगीचे में आएंगे ना? मैंने सिर हिलाया। तो आपको वे अपने साथ रखेंगे ना? शायद। तो आप चुप रहिएगा, बाकी हम देख लेंगे। क्या क्या? अनायास मैंने उनकी ओर देखा। बस
आप चुप रहिए। पूछें तो गांव की तरक्की के 2 शब्द कहिए, नहीं तो होंठ सिए बैठे रहिए। बस बाकी हम खुद देख लेंगे। घुग्गू बाबू, परेशान होकर मैंने कहा, आपका दिमाग बोदा है, बात समझा नहीं। आखिर आप क्या देख लेने के लिए कहते हैं? बात क्या है? बात भी कुछ हुआ करती है मिसिरा जी, जी भी निरे नादा हैं। उन्होंने मुझ नासमझ की ओर देखा, कुछ ठहर कर तनिक दूसरे स्वर में बोले, किससे कहूं इन 2 पाए मूर्ख मृगों का हाल। एक हाथ से उन्होंने अपना बंदर का सा 2 अंगुल चौड़ा माथा थामा। बस ये मेरे प्राणों पर उतर आए हैं मिसिरा जी, मेरी खाल खींचने को आमादा हैं। इन्होंने मेरी तबाही रच दी है, कहीं का भी नहीं रख छोड़ा। बतलाइए, चुप क्यों हैं? आप ही बतलाइए ना, मैं क्या करूं? कहो तो जहर खाकर कूच कर दूं। मैं हैरत से उनकी ओर देखता रहा। भला मैं कैसे कहने लगा कि वे जहर खाकर कूच कर जाएं या ना करें? आखिर क्या हो पड़ा ऐसा? मैंने जिज्ञासा से फिर प्रश्न किया। बात भी कुछ हुआ करती है मिसिरा जी। झुंझलाकर उन्होंने वही पुराना भरत वाक्य फिर दोहराया इस बार। आप देख तो रहे हैं ना कितनी मुसीबत में हूं, फिर मुझसे पूछकर जानबूझकर मेरी दोनों आंखों में अंगुलियां घुसेड़ रहे हैं। मुझे कुछ कहते न बना, उनकी ओर मैं ताकता रहा। वे धीरे से बुदबुदाए हाथ नचाकर। अपना दीर्घकालीन संभाषण शंका के समाधान में उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसका संक्षिप्त सार ये है कि उन्होंने सरकारी फलोद्यान के लिए अपनी जमीन दी, अपना सर्वस्व लुटाया, लेकिन गांव वालों ने सब स्वाह कर डाला। उनके विरुद्ध सबने षड्यंत्र रचा, अकेला समझकर, और उनका मेरे अलावा अब कोई भी नहीं है। कितने पेड़ लगवाए थे? यह भी कोई पूछने की बात है मिसिरा जी? नाग पंचमी के दिन परमेसर का नाम लेके पहले 21.25 पेड़ लगाए, लेकिन मेरी अशोक वाटिका इन मुए रावणों ने चौपट कर दी। कह दिया मेरे गैया ने खाए थे, मैंने उखेड़ कर किसी और को बेच दिए थे। वे क्या जाने आगे फिर कैसे साहस करता। फलों के पौधों को यूं नुचवाने में भगवान भी क्या कहते, इसीलिए चुप रहा। उन्होंने आगे बतलाया कि उनकी जगह मैं होता तो क्या करता। लाख दुष्टों के बीच अकेला भला आदमी कर ही क्या सकता है? तो अब क्या होगा? आपने तो कहा था 500 पेड़ लग गए हैं। मेरे ओंठ खुल आए। उन्होंने सोचते हुए कहा, वे इसीलिए तो मेरे पास आए हैं। अगर मैं कहूं तो वे फलों की 300-400 टहनियां तुड़वा लें और जमीन पर गाड़ दें। ये काम तो आसानी से निकल सकता है, लेकिन परेशानी कुछ ससुरी और है। सो क्या? मेरे अनेक बार पूछने पर उन्होंने बतलाया कि पानी की डिग्गियों में पानी नहीं आता, तो बनाई क्यों थी? उन्होंने बतलाया कि प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। एक बार पानी के संबंध में गांव वालों से झगड़ते समय उन्होंने कह दिया था कि यदि गांव में 9 डिग्गियां न खड़ी कर दें तो अपने बाप की औलाद नहीं। सो अपने बाप की औलाद बनने के लिए आगे बोले, अगर मैं कहूं तो वे उनमें रात को ही बाल्टियों से पानी भरवा लेंगे। गांधी पंचायत घर से अपने बच्चों को भी उठा लेंगे, भैंस आंगन में बंधी रहने देंगे। यदि मैं कहूं तो वे साहब से कह देंगे कि ग्राम सभा की सहकारी भैंस है, गरीब बच्चों को मुफ्त दूध बंटता है। वे कहते रहे, लेकिन मेरे मन में नाना प्रकार के नाग लौटते रहे। मैंने शंका उठाई, सुना वे सुबह इंस्पेक्शन करेंगे, टहनियां पहचानी गई तो? नहीं नहीं, उन्होंने झटके से सिर हिलाया। साहब कल सुबह के बजाय रात को ही तशरीफ लाएंगे, वे सब ठीक कर लेंगे। उन्होंने पानी के पापड़ नहीं बेले हैं। ये सुनकर मेरा मन कांप आया। इस सब के लिए मैं तैयार न था। ये गोरख धंधा अपने वश का नहीं। आप कमिश्नर साहब के सामने अपना अपराध मान लें, बाकी छूट मैं दिलवा दूंगा। और अपराध? फुफकार कर उन्होंने देखा, मेरा अधूरा वाक्य बीच में ही काट डाला। यह आप क्या कह रहे हैं मिसिरा जी? अपनी छटाक भर की छाती उन्होंने ठोकी। आपका भेजा फिर गया है।
मुझ जैसे आदमी से ऐसा कहकर भगवान की सूरत के मुख पर आपने गोबर पोत डाला है। उनका स्वर भर आया। मैं चुप था। वे पैंतरा बदलकर फिर पांवों पर लिपट पड़े। बोले, इसे अपराध न कहो मिश्रा जी, ये तो भूल है, गलती है। फिर आप सोचिए, मैंने देश के लिए कितना कुछ नहीं किया। फिर पंचायत घर में मैंने सिर टिका लिया तो कौन सा अपराध किया। पंचायती भैंस का 2 बूंद कभी कभार मेरे बच्चों के गले भी उतर गया तो कौन सा अपराध हुआ। लोगों ने चांदी कर ली, घर भर लिए, मैंने 2 जून खाने का सामान जुटा लिया तो कौन सा अपराध कर डाला। लेकिन घुग्गू बाबू, मेरा मन इन सब के लिए तैयार नहीं, कहकर मैं दरवाजे की ओर लपका तो वे बाज की तरह मेरी ओर झपटे। पर उससे पहले ही मैं किवाड़ खोलकर निकल गया। सुना कुछ देर तक वे भौंचक के आंखें फाड़े देखते रहे, फिर बड़बड़ाते हुए गाली देते हुए चले गए। सुना अपने आंगन की मुंडेर पर खड़े हाथ हिला हिला कर कहते थे, मैंने देश में रंडियों का व्यापार किया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। मैं दुराचारी हूं, दगाबाज हूं, उच्चक्का हूं। अब गांव में क्या आया, गांव तबाह हो गया समझो। मैंने सुनी की अनसुनी कर दी। रात को बिछौने पर लेटा ही था कि देखता हूं दरवाजे पर दर्जन भर बच्चों के साथ एक महिला खड़ी हैं। कह रही हैं कि वे मेरी भाभी हैं। मुझे वे अपने बड़े भाई से ज्यादा समझती हैं, लेकिन मैं उनकी मांग का सिंदूर पहुंचने पर तुला हूं। यदि मेरे बड़े भाई साहब गुजर गए और वे विधवा हो गईं, तो मुझे ही उनके घर का भार उठाना होगा। 4 जवान कन्याएं देहरी पर बैठी हैं, दहेज दामाद सब मेरे मत्थे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूं, मेरे कोई छोटे बड़े भाई नहीं। इस चिरंतन सत्य के बाद भी मुझे कहना पड़ा कि अपने बड़े भाई साहब से मुझे पूरी हमदर्दी है और मैं अपनी भाभी का सिंदूर पोंछना नहीं चाहता। मेरे इस कथन के बावजूद मेरी भाभी कहती रहीं कि अपने बड़े भाई साहब पर मैंने न जाने कौन सा टोना चला दिया है, न जाने क्या खिला दिया है। जब से वे मेरे घर से गए हैं, आपे से बाहर हैं, पागलों जैसा हाल कर रहे हैं। जहर की शीशी बगल में दबाए जंगल की ओर भाग रहे थे। वो तो लोगों ने समय पर पकड़ लिया, नहीं तो परमेश्वर जाने क्या हाल होता। मेरी भाभी रोने लगी। मेरे दर्जन भर भतीजे भतीजियां उनके सुर में सुर मिलाकर रोने लगे। मेरे होश हिरन हो गए। घर भर के लोग जग पड़े। श्रीमती जी अपने कपाल पर दुहत्थी मारकर बरस पड़ी कि मैं कितना हृदयहीन हूं। अकारण इन गरीब बच्चों को अपने घर पर बुलाकर दुख दे रहा हूं, जो उनसे देखा नहीं जाता। अपनी भाभी का रोना किसी तरह शांत किया, बच्चों को चुप किया। आखिर वे चाहते क्या हैं? हताश होकर गंजी खोपड़ी का पसीना पोंछते हुए मैंने पूछा। ये तो मुझे ही मालूम होगा। हिचकियां भरते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें साफ साफ मालूम नहीं। वे तो इतना ही कहते हैं कि उनका छोटा भाई होते हुए भी मैं उनकी आज्ञा नहीं मानता। वे तो मेरा भला चाहते हैं, लेकिन कृतज्ञता मेरी ही ओर से है। वे तो इतना ही कहते हैं कि मैं कल साहब के साथ रहूं, चुप रहूं। वे जो पूछे हां ना में ही उसका उत्तर दूं, बस। इस बात का वचन वे पहले भी चिट्ठी भेजकर ले चुके हैं कि मैं उनका हर तरह से साथ निभाऊंगा। सो अब मौके की प्रतिज्ञा भंग कर मैं मुकर रहा हूं। क्या करता इस आधी रात में ये तमाशा। पिंड छुटाने के लिए मैंने हां कह डाला और विदा किया। सुबह पौ फटने से पहले ही दरवाजे खटके। अब घुग्गू बाबू सामने खड़े दिखे। गिलहरी की तरह मेरे पांव में लौटते हुए बोले कि मैंने इस कलयुग में भी कृष्ण सुदामा की मित्रता निभाई है। मैं उनका पूर्व जन्म का सगा भाई हूं। अब कुछ देर बैठे रहे। जाते समय कह गए कि यदि मैं कहूं तो इसी खुशी में साहब का खाना मेरे ही घर पर बनेगा, क्योंकि वे यानी साहब मेरे पुराने सहपाठी हैं। चपरासी से उन्होंने कहला भेजा है और मेरे कहने पर स्वयं उन्हें घुग्गू बाबू को भी मेरे घर पर भोजन पाने में आपत्ति न होगी। मैं उनकी सूरत देखता रहा। दोपहर ढल गई। श्रीमती जी भोजन तैयार किए ऊँघती रहीं, लेकिन साहब के आने के कोई भी आसार दिखते न थे। मालूम हुआ है कि साहब का गधे की तरह सीधा घोड़ा जिंदगी में पहली बार खूंटा तोड़ाकर जंगल में भाग गया है। डिप्टी कलेक्टर, पटवारी, पेशकार, तहसीलदार सब जंगल का पत्ता पत्ता छान रहे हैं। अतः वे अब सांझ को ही पधारेंगे।
सांझ ढले वे आए तो घुग्गू बाबू ने गांव भर के बच्चों की कवायद शुरू करवा डाली। कमिश्नर साहब की जय, कमिश्नर साहब की जय, गांधी जी की जय, नेताजी की जय के गूंजते नारों से सूनी घाटियां गुलजार हो गईं। जंगल के जानवर बिदकने लगे। तिरंगे द्वार, सजी झंडियां, साहब को बुरी तरह फूलों से लाद दिया गया था। इतना स्वागत सत्कार देखकर साहब हैरत में थे। निरीक्षण के समय वे विभोर होकर चारों ओर देखने लगे, जैसे खोता नाव पर चढ़कर पानी की ओर कौतूहल से निहार रहा हो। लाल फीता काटते हुए बोले, मिस्टर मिश्रा, आप तो बाटनी पढ़े हैं, बतलाइए जरा ये पौधे कब फल देंगे। उन्होंने चिकनी पत्ती सहलाई। घुग्गू बाबू के प्राण कांप आए। कहीं पौधा जड़ से ही उखड़ जाता तो। साहब ने मेरी ओर देखा तो कहना पड़ा, यही चौथे पांचवें साल। इतने ही पौधे सब लगाएं तो मिस्टर मिश्रा, क्या हमारे पहाड़ स्विट्जरलैंड नहीं बन सकते? फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज दूर नहीं हो सकती? अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता? मैंने मौन सहमति दी। बगीचे के 2 द्वार थे, उत्तर का दयानंद द्वार और दक्षिण का शिवानंद द्वार। कमिश्नर साहब ने इसमें संशोधन रखा। बोले, नॉर्थ का उत्तर द्वार और साउथ का दक्षिण द्वार होना चाहिए। इससे नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूती मिलती है। क्यों मिश्रा? मैं चुप सिर हिलाता रहा। बाप की कसम जो खा बैठा था कि जुबान खोलूंगा नहीं। शंखनाद के साथ डिग्गियों की टूटियां खुलीं, छल छल पानी आया। कमिश्नर साहब मुग्ध भाव से देखते रहे। एक ही गांव में एक साथ पानी की 9-10 डिग्गियां। नेशन कितनी तरक्की पर है। ये सब उनकी 5 इयर्स प्लान की वजह से है। साहब अपने आप बुदबुदाते रहे, बड़बड़ाते रहे, झूमते रहे। गांधी पंचायत घर का उद्घाटन दीपक जलाकर हुआ। बच्चों ने मास्टर जी के साथ रोज की पाठशाला की प्रार्थना दोहराई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। इस पर दूर खड़े किसी कम अक्ल नासमझ ने ऐतराज किया कि ये रात का समय है। दखल देते हुए इस पर साहब बोले, नहीं नहीं, यही चलना मांगेगा, यही उठ जाग मुसाफिर। मॉर्निंग सॉन्ग नहीं है, ये तो नेशनल अवेकनिंग है। खैर, फिर वंदे मातरम का गंभीर गीत भी गूंजा। भैंस की स्कीम साहब को बेहद पसंद आई। अपने हाथों उन्होंने गरीब बच्चों को दूध बांटा और नेशनल हेल्थ के बारे में भी कहा। लोग खुश थे, बच्चे तालियां पीट रहे थे, लेकिन मेरा माथा फटा जा रहा था। मुझसे खड़ा न रहा जा सका। अतः साहब से क्षमा याचना कर घर आकर किवाड़ मूंद कर लेट गया। मालूम हुआ कि रात को लगातार बरखा की बौछारों के बावजूद 3 घंटे तक भाषणों का दौर चलता रहा। बेचारे फटे हाल गांव के गरीब लोग भीगते रहे, पर पल्ले कुछ न पड़ा। केवल वक्ता के मुंह की ओर ताकते रहे। सबने ताली पीटी तो चट चट गाली पीट देते। घुग्गू बाबू को साहब ने जमाने का आदमी बतलाया और उसके आदर्श चरित्र के अनुकरण की बच्चों को विशेष रूप से सलाह दी और कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनका नाम श्रद्धा से लेंगी, क्योंकि मरकर भी जो मरते नहीं अमर रहते हैं, उन बुनियादी सच्चे जनसेवकों में से हैं वे। फिर घुग्गू बाबू का भाषण हुआ। उन्होंने कमिश्नर साहब को देश के प्रमुख आदर्श प्रशासकों की श्रेणी में रखा और उनकी कार्यकुशलता अनुकरणीय बतलाई। उनके कर्मठ जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। फिर आंखें मूंद कर गांव की गरीबी का वर्णन किया, इतना मर्मस्पर्शी, करुण कि साहब की पलकें भीग आईं। घुग्गू बाबू ने अंत में दोनों हाथ पसार कर सरकारी सहायता के लिए झोली फैला दी। दूसरे दिन उठा नहीं कि श्रीमती जी ने झकझोरा, कहा कि मैं हमेशा का लापरवाह हूं, उनकी बात सुनता नहीं। सुना, घुग्गू बाबू की स्कीमों के लिए साहब ने 15,000 की सहायता दिलवाने का वचन दिया है। घुग्गू बाबू के लड़कों को नौकरी दिलाने का आश्वासन भी मिला है। सुना, जाते समय साहब नकद इनाम में 100 रुपए उनके हाथ में धर गए। चारों ओर घुग्गू बाबू की वाहवाही हो रही है और मैंने तो जिंदगी यूं ही बेकार की। व्यर्थ का वनस्पति विज्ञान लेकर न जाने कहां कहां घास छीलता रहा। अभी आप सुन रहे थे हिमांशु जोशी की लिखी हुई कहानी आदमी जमाने का। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी इन दिलचस्प कहानियों की पूर्व सूचना समय से मिलती रहे।
कुछ किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी।